जुले आज फिर आर्ची का एक नया टॉपिक लेके आप लोगों के सामने हूँ। तो मुझे आशा है कि आज का जो टॉपिक है तो एक आर्चर के लिए या कोई भी किसी स्पोर्ट्स डिसिप्लिन में जो प्रोफेशनल बनने चाहते हो या प्रैक्टिस करते हो तो उसके लिए जो फंडामेंटल जो ट्रेनिंग प्लान आता है उसमें से एक है सिस्टम जो फिजिकल को कैसे डेवलप करे। वो उसको बोलते हैं हम लिम्बिंग अप भी बोलते हैं। उसके बाद जो ट्रेनिंग खत्म होने के बाद जो फिनिश करते हैं फिर अपने बॉडी को नॉर्मल करने के लिए तो उसको लिम्बिंग डाउन भी बोलते हैं या उसको हम दूसरे तरीके से एक वार्मिंग अप कंडीशनिंग एक्सरसाइज बोलते हैं। उसके बाद कूलिंग डाउन। हम उससे पहले आर्चरी में दोबारा फिर पहला सेशन दूसरे सेशन तीसरे सेशन चौथा सेशन आज पांचवा सेशन में सबसे पहले आज एक चीज़ फिर आप लोगों को मैं रिविजन करूंगा, दोबारा बताऊंगा कि आर्चरी में सबसे पहले हमें थ्योरेटिकली क्या चीज़ हमने सीखना है। सबसे पहले मेंटल, जो एक आर्चर्स के लिए मेंटल टफनेस, अपने माइंड को बहुत ही स्ट्रॉन्ग करना है। आपको जो टेक्निकली प्रॉब्लम आता हो, आपका इक्विपमेंट प्रॉब्लम, आपका वेदर प्रॉब्लम, आपका एनवायरनमेंट का प्रॉब्लम आता, आपका जो भी एंजाइटी है हमारे, हम कुछ भी काम कर रहे हैं एज ए ह्यूमन बीइंग, जब तक हम उस फील्ड में मास्टर एक्सपीरियंस नहीं होगा तो हमेशा एक घबराहट एक एंजाइटी होता है। तो वो एंजाइटी और घबराहट क्यों आता है? क्योंकि हमें फुली डिप हमें नॉलेज नहीं होगा, अपना पॉजिटिव माइंड डेवलप नहीं करेंगे, तब तक ये सारे चीज़ें होता है। तो एक आर्चर के लिए बहुत ही आपका माइंड स्ट्रॉन्ग चाहिए। उसको बोलते हैं हम लोग मेंटल टफनेस। तो मेंटल टफनेस का एक्सरसाइज कैसे करेंगे? उसके माइंड को पूरा आप एक अच्छे ओलंपियन हो, आप हज़ारों की संख्या में जो स्पेक्टेटर हो, बड़े बड़े जो कोचेस हो, आपके सामने मैनेजर हो, आपके सामने जो मीडिया वाले बैठे हैं, आपके सामने सारे आपके फ्रेंड सर्कल बैठे हैं, आपके पेरेंट बैठे, आपको एक नेचुरली हमें एक प्रेशर आता है। तो उस प्रेशर को ओवरकम करने के लिए हमें मेंटल डेवलपमेंट करना है, माइंड को पॉजिटिव एटीट्यूड, जितना भी नेगेटिव उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। तो मेंटल टफनेस के लिए हमें क्या क्या चीज़ें हमें सीखना है, किसकी मदद से सीखना है? सबसे पहले एक साइकोलॉजिस्ट एक्सपर्ट के थ्रू या आपके कोच के थ्रू। तो मैन जो है एक प्रोफेशनल एक साइकोलॉजिस्ट है, तो उसके गाइडेंस के थ्रू हमें मेंटल टफनेस को ट्रेनिंग देना है। देन दूसरा मेंटल टफनेस में है माइंड ट्रेनर पे एक्सपर्ट होता है। इसका स्पेशलिस्ट जो माइंड ट्रेनर है उनके थ्रू से भी, इन दोनों के थ्रू हमारा माइंड को डेवलप करना है, नंबर वन। फिर दूसरा है एक आर्चर्स के लिए, एक बिगिनर से एक ओलंपियन आर्चर तक हमेशा यही चीज़ें करते रहना पड़ेगा। अब दूसरी नंबर पे है, ये पहला है आर्चरी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट फंडामेंटल जो हमें एक टीचिंग लेना है। जो मेंटल टर्मिनल के बारे में दो चीज़ बताया। अब हम जाएंगे दूसरे नंबर पे, ये सीखना है एक आर्चर्स के लिए, तो वो है फिजिकल। क्योंकि हमें माइंड तो एटीट्यूड तो डेवलप हो गया, आप माइंड तो वैसे भी एज ए ह्यूमन बीइंग हम अपना रिलैक्स घर में सोफे में बैठ के, चेयर पे बैठ के हम ये कर देंगे वो कर देंगे, वो हमें नेचुरली आता है। लेकिन उसको अचीव करने के लिए तो हमें फिजिकली करना पड़ता है। वह के एक आर्चर में बिल्कुल इंटरनेशनल प्लेयर बन जाऊंगा, मैं हमारे यूटी लद्दाख में सबसे टॉप में बन जाऊंगा, लेकिन वो सोचने से ही नहीं बनता है, वो माइंड का काम है। लेकिन हम सबको पता है कि दुनिया में सबसे फास्ट चीज़ चलता है, वो चीज़ है माइंड चलता है। माइंड तो बैठे बैठे हम दिल्ली पहुंच जाते हैं, यहाँ से माइंड तो पहुंचते पहुंचते हम बॉम्बे पहुंच जाएंगे। तो लेकिन बॉम्बे जाएंगे तो कम से कम हमें 3-4 दिन का टाइम लेना पड़ता है। तो इसलिए हमें अपने माइंड को कंट्रोल करने के लिए सब कॉन्शियस माइंड तक जाना है। पहले भी बहुत बार आप लोगों को बताया गया, आप लोग समझ गए होंगे। तो फिर माइंड का हो गया। अब माइंड खाली अकेला डेवलप होने से नहीं चलेगा, तो हमें क्या करना है? हमने फिजिकली करना है। क्यों? माइंड ने ऑर्डर देना है अपने हाथ का, अपने पूरे शरीर के, बॉडी के जो एक्सटर्नल ऑर्गन्स है, इंटरनल ऑर्गन है, उन सबको कम्युनिकेशन करके उनको चलाना है। आपके माइंड चलाता है। जो मैं इशारा कर रहा हूँ ये कौन चलाता है? ये फिजिकल तो हो रहा है, एक्चुअली मेरा माइंड नर्वस सिस्टम के थ्रू ये ऑर्डर दे रहा है। तो इसलिए फिजिकल, एक आर्चर के लिए एक फिजिकल ट्रेनिंग लेना, फिजिकली परफेक्ट ऑल राउंड डेवलप फिजिकली जो होना चाहिए,
जो आपका बॉडी स्ट्रक्चर हो, जो आपका मस्कुलर हो, जो आपका सिस्टम हो, ये सारे चीज़ें आपको डेवलप करना एक आर्चर के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो इसलिए माइंड फिजिकल ट्रेनिंग के लिए फिर हम किस किस एक्सपर्ट के थ्रू हम इनके सारे से गाइडेंस से हम ट्रेनिंग लेंगे। तो सबसे पहले फिजिकल ट्रेनर होता है जो पर्टिकुलर फिजिकल को बिल्डअप करना, तो उनके थ्रू हमारे फिजिकल परफेक्ट करेंगे। उसके बाद दूसरा आएंगे योगा। योगे से क्या होगा, आपका फिजिकली माइंड दोनों साथ साथ में डेवलप होगा। आपका ऑक्सीजन को किस तरह से लेना है, आपका हार्ट कंट्रोल कैसे करेंगे, आपका माइंड कंट्रोल कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें योगा के थ्रू फिजिकली दोनों साथ साथ में योगा एक्सपर्ट, योगा ट्रेनर के थ्रू एक आर्चर को करना चाहिए। फिर तीसरा आएंगे फिजिकल में आते हैं फिजियोथेरेपिस्ट। बहुत चीज़ है फिजियोथेरेपिस्ट बना, क्योंकि हमें कभी ओवरलोड हो जाता है, मसल क्रैम्प हो जाता है, इंजरी हो जाता है, कभी ट्रेनिंग के दौरान, कभी कंपटीशन के दौरान अगर कुछ चलते चलते भी कुछ आपका मसल से पुल हो गया, ये सारे चीज़ें एक फिजियोथेरेपिस्ट कर सकते हैं। वो और मेरे ख्याल में बहुत सारे कोच नहीं कर सकते हो, तो इसलिए एक फिजियोथेरेपिस्ट का भी हमें उनके गाइडेंस से भी एक आर्चर को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपका फिजिकल परफेक्ट हो जाएगा। तीसरा है मसाजर। वही मसाजर है जहाँ पे आपका मसल पुल होगा, कहाँ पे क्या आपका होगा, पेन हो रहा है, वो सारे एक मसाजर का नॉलेज भी होना एक आर्चर, एक कोच को बहुत इंपॉर्टेंट ज़रूरी है। और इसके बाद बहुत एक चीज़ फिर हमें न्यूट्रिशन, क्योंकि हम सबको पता है एक इंसान चलता है, एक हमारे सारे शरीर बनता है खून के ज़रिए। अब खून कैसे बनते हैं, हमारा डाइट के ज़रिए। आपका डाइट जो बैलेंस डाइट जो सब कुछ मिल जाए आपका, एक इंसान को एक वाटर चाहिए, मिनरल चाहिए, विटामिन चाहिए, फिर कार्बोहाइड्रेट चाहिए, फैट चाहिए, ये सारे चीज़ें हमें किस किस सोर्सेज से, खाने के सोर्सेज से मिलता है एक आर्चर के लिए, एक बच्चे के लिए। तो वो एक दिन में कितना कैलोरी लेंगे, कितना वाटर लेंगे, ये सारी चीज़ें एक जानकारी होना चाहिए एक आर्चर के लिए, एक स्पोर्ट में निकले। वो कौन गाइड करेगा, हमें एक न्यूट्रिशनिस्ट एक्सपर्ट के थ्रू हमें गाइड लेना पड़ेगा, हमें सीखना पड़ेगा। ताकि हमें न्यूट्रिशन क्यों ज़रूरी है, पहले भी बताया, फिर बार बार रिपीटेशन होगा कि समय हमें नहीं मिल रहा है। तो इसलिए एक हमारा जो इंसान का, एक आर्चर का, एक स्पोर्ट्समैन को ऑलराउंड जो बॉडी डेवलपमेंट है उसके लिए ज़रूरी बनता है। आपका बोन कैसे डेवलप होना है, आपका ये माइंड कैसे डेवलप होना है, आपका ब्लड कैसे बनेगा, आपका सेल कैसे बनेगा, आपका टिश्यू क्या, आपका मसल, ये सब के लिए न्यूट्रिशन हमें एक बैलेंस डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। ये हो गया एक आर्चर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है माइंड ट्रेनर चाहिए, और उसके बाद दूसरे पे फिजिकल ट्रेनर चाहिए। अब हम जाएंगे तीसरा जो है टेक्निकल साइड पे। अब हमने आर्चर बनना है, आप सब ने आर्चर बनना है। अब पिछले 3-4 सेशन से बहुत सारे लोग शायद इस क्लास का आप लोग ज़रूर फ़ायदा ले रहा होगा, आपने शुरू भी कर दिया होगा। तो इसलिए आपको टेक्निकल में क्या कितना एक्सपर्ट हो जाए, तो टेक्निकल के लिए सबसे पहले है आर्चरी का कोच, क्योंकि वो इसी टेक्निकल फील्ड में पहले में मैंने बताया कि एक प्रोफेशनल आर्चर, प्रोफेशनल कोच कैसे बनेंगे। इसके लिए हमें उनके सारे से एक आर्चर बिगिनर हो या आप नेशनल लेवल तक में क्यों ना पहुंचा हो, आपको एक कोच हमेशा के लिए एक कोच चाहिए। वो कोच आपको बताएंगे, ये सारी चीज़ें बताएंगे, साथ साथ में आपको टेक्निकल साइड में किस तरह से आपका इक्विपमेंट हैंडल करना है, इक्विपमेंट कैसे होता है, बो का ट्यूनिंग करना है, एरो का ट्यूनिंग कैसे करना है, मैच का कैसे करना है, गेम का रूल कैसे होगा, आप किस तरह से ट्रेनिंग देंगे, आर्चरी का टेक्निक कैसे होगा, ये सारी चीज़ें जो एक आर्चर ओलंपिक लेवल तक, ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीने तक आपको कोच तो चाहिए। तो ये हो गया आपका टेक्निकल साइड है। दूसरा टेक्निकल हमें है स्पोर्ट्स साइंटिस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है एक स्पोर्ट्समैन के लिए, इवन स्पोर्ट्समैन के लिए भी नहीं है, पूरे ह्यूमन बींग के लिए, सारे इंसानों के लिए हमें एक स्पोर्ट्स का साइंस जानना बहुत ज़रूरी है। स्पोर्ट्स साइंस एजुकेशन, स्पोर्ट्स साइंस का एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उनके गाइडेंस से तो हमें एक ये टेक्निकल साइड जाएगा। तो स्पोर्ट्स साइंस हमें मालूम होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बिगिनर हो या इलीट लेवल का आर्चर हो, या आप ओलंपिक स्पोर्ट इलीट लेवल का आर्चर हो। तो हम तीसरे नेक्स्ट जाएंगे डाटा एनालिसिस। एक कोच, एक आर्चर के लिए हम सबको डाटा एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। डाटा एनालिसिस का मतलब है कि आप
का सारे कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर ये कंप्यूटर साइड में हमें इसमें एक्सपर्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको सारे इंफॉर्मेशन, आपका रूल, आपका टेक्निक, आपका परफॉर्मेंस सारे रिकॉर्ड करना, ये सारे एक आर्चर को भी जानना आज के डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे चीज़ें टेक्निकल साइड में आता है। आप लास्ट में जाएंगे, फिर हम वीडियो एनालाइज के लिए ये अपना प्रोफेशनल इसमें डिग्री का डिप्लोमा करना होता है, लेकिन कुछ पूरा प्रोफेशनल की तरह ना हो, तब भी हमें कुछ कोच अपना जो आर्चर से जो एथलीट्स है उनको बेसिक जो वो चीज़ें आना चाहिए। तो वीडियो एनालिसिस में क्या है कि आपको एक्सरसाइज देखेंगे। उस दिन हमने सेकंड सेशन में बताया था आपका फ्री हैंड आर्चरी कैसे करेंगे, हमने दिखाया था। तो फ्री हैंड का जो एक कोच एक साइंटिफिकली आपको दिखाना चाहता है, सिखाना है, लेकिन आप परफेक्टली नहीं कर रहा है, तो वो आपको वीडियो एनालिसिस वीडियो शूट करेगा, तो उसके ज़रिए फिर आपको पता चल गया स्लो मोशन में आपका कहाँ पे गलती हो रहा है, कहाँ पे एंगल जा रहा है, क्या जा रहा है। जैसे कल आपको जाएंगे तो आपका पूरा एक एंगल बनता है, तो वो एंगल से पूरा आपका बैरल गन पे हो रहा नहीं है, वो कहाँ से पड़ रहा है। ये वीडियो एनालिसिस से आपको मैक्रो विजिबल, हमारा विजन जो देख नहीं सकता है, कुछ नॉर्मली हम देख नहीं सकता है, जो बिल्कुल माइक्रो जो एक देखने की वो है, वो वीडियो एनालिसिस के थ्रू एक कोच के लिए, एक आर्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आजकल जो है ना ये फ़ोन में भी होता है, तो कुछ जो प्रोफेशनल कैमरा है उनके थ्रू भी हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपका अभी प्रोफेशनल कैमरा, नॉर्मल जो फ़ोन में होता है उससे भी आप काफ़ी उसके गाइडेंस है, उसके मदद से आप वीडियो एनालिसिस कर सकते हैं। ये हो गया आर्चरी में। जो हम आर्चरी में ये आप सोच के चलिए, एक नए आर्चर हो या आपका 1-2 साल हो गया हो, या आपका जो स्टेट लेवल का भी आर्चर हो, लेकिन हमें ये 3 फंडामेंटल जो की पॉइंट है, ये सारे चीज़ें एक आर्चर को करना है। जिन्होंने पहले से नॉलेज है तो बहुत अच्छा है, आपको नहीं है तो ये सारे चीज़ें आप लाइफ में आप साथ गाइड कर लेना पड़ेगा, टीचिंग लेना पड़ेगा, ताकि आप एक बहुत अच्छा आर्चर बन सकता है। तो इसके बाद अब हमें कल 4th सेशन में बताया था कि हम एक आर्चरी का बेसिक फंडामेंटल जो टेक्निक है, 10 बेसिक स्टेप है। जो नंबर 1 पे स्टेबलिशिंग प्रॉपर स्टैंड कैसे करते हैं, नोकिंग एरो कैसे करना है, सेटिंग हुक कैसे करना है, स्टेबलिशिंग प्रॉपर बो होल्ड कैसे करना है, देन फिर रेजिंग हेड एंड फोकसिंग ऑन टारगेट क्या करना है। ये सारे डिटेल आपको क्लास 4th सेशन में, इससे पहले सेशन में बताया था, तो मैं ज़्यादा इसमें डिप नहीं जाएंगे। 6 है रेजिंग बो यूनिट कैसे आप करना है, फिर ड्राइंग एंड एंकरिंग कैसे करना है, फिर उसके बाद 8 एमिंग एंड टाइटिंग होल्ड कैसे करना है, फिर प्रॉपर रिलीज क्या करना है, फिर उसके बाद आपका फ्लो थ्रू क्या करना है। फ्लो थ्रू बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, हर सेशन में मैं बताने की कोशिश किया कि आप समझ लिया होगा। आज फिर रिपीटेशन करता हूँ। ये जो आर्चरी में एक बहुत अच्छा प्रोफेशनल आर्चर बनना चाहता हो, तो उसके लिए ये जो 10 बेसिक स्टेप जो है, ये फाउंडेशन है। और नंबर 1 जो है, ये बिल्कुल जब नीचे एक आपका 10 मंजिल का आपका एक बिल्डिंग बनाना हो, सबसे पहले तो 10वां मंजिल तो हम लोग नहीं बना सकते, लेकिन फाउंडेशन 10 मंजिल का पूरा लोड उठाने के लिए नीचे फाउंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरह से ये हमारा आर्चरी का जो आप रिलीज तक शूट करते हैं, तब तक शूट करने तक ये 10 मंजिल की तरह आप सोचिए। ये नंबर 1 जो है फाउंडेशन है, फिर उसके बाद इसका पिलर निकल के ये ग्राउंड लेवल का मंजिल है, ये हो गया आपका फर्स्ट फ्लोर है, फिर 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, फिर लास्ट में 8th फ्लोर। तो इस तरह से ये सारे चीजें इंटरडिपेंडेंट है, ये सारे टेक्निक एक दूसरे के साथ लिंक है। तो ये एक चेन है, तो एक चेन को खुल जाएंगे। तो ये अगर आपने परफेक्ट नंबर 1 फाउंडेशन स्टेबलिश प्रॉपर स्टैंड किया, लेकिन आपने 2 नहीं किया, ये दोनों कट जाएगा, इन दोनों में गैप रह जाएगा। तो इस तरह से आर्चरी जो है, आपको शुरू से आपको फुली बेसिक नॉलेज सही तरह से आपको जानकारी होना चाहिए। तो ये 10 बेसिक स्टेप है। आप 10 बेसिक स्टेप को थोड़ा सीखने के बाद, मैंने कल आप लोगों को इससे पहला सेशन बताया था कि एक आर्चर के लिए ये जो फ्री हैंड एक्सरसाइज है, ये आपका एक महीने से लेके आज से लेके कम से कम आप 3, 4, 5 महीना यही करते रहना चाहिए, ताकि आपको जल्दीबाजी होगा मैं रबड़ से भी शूटिंग करूँगा फिर उसके बाद मैं बो पकड़ा, ऐसे नहीं होता है। ये सिस्टमेटिक होता है। कम से कम आप 3-4 महीना यही एक्सरसाइज करते रहिए, फिर आप एक प्रोफेशनल आर्चर बन सकता है। तो हम
ये सीखने के बाद आपका 3-4 महीना ये पूरा आपका सीक्वेंस सीरियल वाइज आप वर्बली मेंटली सब कॉन्सेंट्रेशन तक आपने याद रखा तो आपको मालूम हो गया। तो उसके बाद हम थोड़ा सा टाइम कंजम्पशन के लिए, टाइम बनने के लिए हम प्रैक्टिस करते समय फिर ये आ जाए, फिर उसके बाद इसका पास स्टैंड आ जाएगा, फिर उसके बाद आपका ग्रिप आ जाएगा। फिर स्टैंड और ग्रिप में क्या है, यहाँ पे स्टेबलाइजेशन स्टांस और स्टेबलाइजेशन तो सेम है, ये सेम टेक्निक, लेकिन यहाँ पे नोकिंग है, नोकिंग द एरो यहाँ छूट जाए, क्योंकि एरो तो आपने नोक करना है, एरो तो एरो रेस पे डालना है, तो ये सारे छूट हो रहे हैं। फिर उसके बाद आपका डायरेक्ट ये नोकिंग एरो मिस हो रहा है, वो मिस है उसको अभी यूज हो गया, वो एक्सपर्ट बन गया, उसको सीख गया, तो सीखने के बाद इसको हम स्किप करके तो हम टाइम बचाने के लिए फिर ग्रिप पे आ जाता है, सिर्फ ग्रिप होल्डिंग पे आता है, नोकिंग ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो उसके बाद हम नंबर 3 पे हुकिंग पे आ जाएगा, हुक कैसे करना है आपका। फिर उसके बाद है सेटअप पे आ जाएगा, सेटअप रेडी पे आ जाएगा, सेटअप पे। फिर इसके बाद ड्रॉ आएगा। सेटअप आपका अलाइनमेंट है, आपका अलाइनमेंट शोल्डर बताया था, एंकरिंग करना, फिर उसके बाद आपका टर्न करना, फिर ये सारी चीज़ें टारगेट लेवल पे ये सेटअप का पोजीशन का है। फिर उसके बाद आपका ड्राइंग में आ जाए, फिर ड्रॉ आ जाएंगे, एंकर हो जाएगा उसके बाद। फिर उसके बाद एंकर के बाद आपका एमिंग होगा, फिर एमिंग के बाद होल्ड करेंगे, और कुछ कल आप धीरे धीरे सीखने के बाद, अभी मैं नहीं बताऊंगा तो आपको समझ में शायद नहीं आएगा, तो आपको 6-7 महीना 1 साल होने के बाद आपको कितने एमिंग फ्रैक्शन पे आपका कैसे एक्सपेंशन करेंगे, फिर उसके बाद आपका ब्रीदिंग, सांस कहाँ रोकेंगे, कैसे ब्रीदिंग एनालाइज करेंगे, ये सारी चीज़ें आप थोड़ा सा एडवांस होने के बाद आपको सीखने में आसान हो जाएंगे, उस वक्त हम बता देंगे। तो उसके बाद लास्ट होगा आपका होल्डिंग करेंगे, फिर उसके बाद आपका रिलीज होगा एरो, फिर उसके बाद आपका फॉलो थ्रू होगा। ये फॉलो थ्रू सेम है कि आपने कैसे पहले टेक्निक में क्या चीज़ें अच्छा किया, कौन सा चीज़ें आपका गलत हुआ, उसको चेक करने के लिए फॉलो थ्रू टेक्निक जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे हो गया आपका 10 नेसेसरी टेक्निक के बारे में। आप जो टाइम समय नहीं मिल रहा है तो इसलिए हम डिटेल में डीप में नहीं जाता, सिर्फ जो मैं सेशन ले रहा हूँ आर्चरी में, शुरू फर्स्ट सेशन, दूसरा सेशन, तीसरा सेशन, चौथा, आज 5वां सेशन है, ये सारे सेशन जो है आपको बेसिक बिगिनर आर्चर के लिए मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप सब बच्चे जो हैं वो इसका फ़ायदा उठाएं। इसके बाद हम जाएंगे एक आर्चर को क्लास से पहले, या आपका थ्योरी क्लास ले रहा हो, या आप क्लासरूम में क्लस्टर थ्योरी ले रहे हो, या आपका फील्ड में हो, या आपका प्रैक्टिस हो, या आपका कंपटीशन हो, एक आर्चर को बहुत इम्पॉर्टेंट है सबसे पहले आपका जो फिजिकल है, फिजिकल को रेडी करना है, आपके बॉडी को तैयार करना है, अपने शरीर को तैयार करना है, ताकि आप काम करना है, हम आपने प्रैक्टिस करना है। आपने आज 200 एरो छोड़ना है, या आपका 400 एरो छोड़ना है, या आपका 50 एरो छोड़ना है, तो उससे पहले 50 एरो पे छोड़ेगा, तब भी उसके पहले आपने कहाँ छोड़ना है, माइंड छोड़ेगा सोच के। ये सारे प्लान तो आपने माइंड नहीं किया, लेकिन आप करेंगे फिजिकली, क्योंकि आपने शरीर नहीं करना है। सारे लोड, सारे जो वजन, सारे जो एक्शन है, प्रैक्टिकल है, वो तो आपके शरीर ने करना है, आपके पूरे बॉडी ने। तो जब तक आपका बॉडी तैयार नहीं होगा, आपका मसल, आपका माइंड वो परफॉर्मेंस नहीं देगा। तो इसलिए एक स्पोर्ट्समैन के लिए मैच से पहले हो या प्रैक्टिस से पहले हो, प्रॉपर एक टेक्निक के जो नॉलेज से, उसके रूल के हिसाब से चलना चाहिए। तो वो रूल क्या है, सबसे पहले एक स्पोर्ट्समैन के लिए, एक आर्चर के लिए, आपके बॉडी को, शरीर को तैयार करना है। वो तैयार करने पहले भी बताया था कि इसको आपका वार्मिंग अप करना है। तो वार्मिंग अप में अभी स्टूडियो के अंदर इतना डिटेल से आपने देख नहीं पाऊंगा, थोड़ा सा छोटा सा आपको मैं वार्म कह सकते हैं वो मैं बताऊंगा। सबसे पहले हमें वार्मिंग अप में क्या करना है, जॉगिंग करना आना चाहिए। जो जिस आर्चर को, जिस रनर को जो जॉगिंग आता है, तो वो रनिंग अच्छा आएगा। जो रनिंग आए, तो रनिंग तो स्पोर्ट्स में सबसे इम्पॉर्टेंट है। आपका जो भी गेम खेलेंगे, क्रिकेट खेलेंगे, फुटबॉल खेलेंगे, वॉलीबॉल खेलेंगे, आपका टेबल टेनिस इंडोर गेम के, आउटडोर खेलेंगे, आर्चरी खेलेंगे, तो रनिंग तो चाहिए। तो हमें दौड़ना तो, भागना तो पड़ता है,
तो रनिंग जो है एक स्पोर्ट्समैन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ज़िंदगी में कि सही ढंग से आपको टेक्निकली रनिंग आना ज़रूरी है। लेकिन मैं साथ में ये भी बताऊंगा कि एक स्पोर्ट्समैन को ही रनिंग सीखना जानना ज़रूरी है। पूरे सारे संसार के जितना भी ह्यूमन बींग है, सारे इंसान के लिए, चाहे वो बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जिस एज का भी हो, सबको रनिंग इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों ज़रूरी है जीवन में रनिंग? क्योंकि एक नेचुरल डिजास्टर आ गया, कोई कुछ हो गया, आपको दौड़ना तो पड़ेगा, आपको सेफ बचाना तो पड़ेगा। तो रनिंग तो सारे इंसान के लिए ज़रूरी है, सिर्फ स्पोर्ट के लिए भी ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए रनिंग सीखना बहुत ज़रूरी है। तो रनिंग कैसे होगा? सबसे पहले मैं उसका थोड़ा सा टेक्निक में शॉर्ट समय में बताने की कोशिश करूँगा। आप सीधे सीधे बैठे, नॉर्मल बैठेंगे ऐसे पोजीशन पे। फिर इसके बाद आपका जो अपर बॉडी का वेट जो है वो टूवर्ड्स रनवे, आपके फर्स्ट जहाँ आपने दौड़ा, तो उसका 25 या 40% जो है आप थोड़ा बैंड करेंगे, आपका बॉडी वेट, आपका ग्रेविटी आगे आ जाएगा। तो उसके बाद आपका शोल्डर जो है वो शोल्डर जो है थोड़ा सा अप करेंगे, दोनों शोल्डर दाएं बाएं शोल्डर जाए, वो शोल्डर जो आगे। बहुत सारे लोग हैं जिसको रनिंग टेक्निक ने, वो दौड़ते समय क्या करेंगे, जॉगिंग करते समय वो ऐसे राइट से लेफ्ट क्रॉस कर, लेफ्ट से राइट करेगा, ये एक टेंगल बना देगा। वो ऐसे नहीं, इसका पूरा आपका कैसे रखना है, ये आपका जितना शोल्डर विड्थ है, चौड़ाई है, वैसे ही रखना चाहिए। आप रनिंग करते समय में पैरेलल में इसको मूव करना चाहिए। फिर उसके बाद आपका पैर लेफ्ट आप ये आपका पहले रखा, आपका बॉडी का वेट आगे हो गया। फिर नंबर 2 पे आपका पैरेलल हैंड होगा। फिर उसके बाद आपका पैर उठेंगे, ये जॉगिंग, ये हो गया आपका मूवमेंट करेंगे, ये आपका जॉग हो गया। जब भी जॉगिंग करेंगे ये है। फिर इस जॉगिंग को थोड़ा सा स्पीड बढ़ाने, रनिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये ज़रूरी है। उसके बाद वार्म अप में क्या करेंगे, ऑन द स्पॉट थोड़ा सा हॉफ करेंगे। फिर उसके बाद आप स्केपिंग रूप से भी आप कर सकते हैं। आपका 5 टाइम क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज 5 टाइम करेंगे। फिर साइड जंप करेंगे। फिर उसके बाद आपका हॉप करेंगे, पूरा हॉप करेंगे। ये इस तरीके से बहुत सारे एक्सरसाइज के माध्यम से आपका शरीर गर्म हो सकता है। फिर उसके बाद अर्ची का बहुत ज़रूरी है, अर्ची का हम कुछ स्ट्रेचिंग करेंगे, वो ज़रूरी है, ताकि आपका हेड, आपका शोल्डर, आपका बाइसेप्स, क्वाड्रिसेप्स, आपका एब्डोमिनल मसल्स, बैक मसल्स या आपका थाई का मसल, सारे चीज़ें डेवलप करके अलग अलग मसल है। इसलिए एक आर्चर को हफ्ते में 3 बार जिम्स यूज़ करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कोच की गाइडेंस से। तो आप अच्छा है कि हमें समय मिला तो एक डिटेल में आपको एक्सरसाइज देखेंगे। फिलहाल हम 1-2 एक्सरसाइज करेंगे ये शोल्डर पैरेलल के लिए। ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है। शोल्डर लेवल आगे करेंगे, अप करेंगे, डाउन करेंगे, अप करेंगे, डाउन करेंगे। दूसरे एक्सरसाइज आप साइड पे जाएंगे, फिर पाम अप करेंगे, अपवर्ड्स करेंगे, डाउनवर्ड्स करेंगे, अपवर्ड। फिर आपके बाद क्लोज करेंगे, जैसे आपको फ्री आर्म में देखा आता है, ये क्लोज करेंगे। फिर उसके बाद आपका शोल्डर रोटेट करेंगे। ये जो भी एक्सरसाइज दिखा रहा है वो कम से कम 30 सेकंड या 40-45 सेकंड करना चाहिए। फिर उसके बाद आपका मूवमेंट करेंगे, आप करेंगे, फिर उसके बाद पीछे करेंगे, फिर उसके बाद आप ऐसे भी करके रख सकते हैं। फिर उसके बाद आपका बैक साइड से ये शोल्डर एल्बो अप कर सकते हैं, फिर यहाँ से भी ये ऐसे टच कर सकते हैं। फिर आपका हेड होगा, फिर आपका हेड डाउन करेंगे, चिन डाउन करके ऐसे रखेंगे आपका 30 सेकंड तक। फिर उसका अप करके रखेंगे। फिर इसी तरह से आपका राइट टर्न करेंगे लेफ्ट, ये स्ट्रेचिंग है, लेफ्ट होगा। ये सारे बहुत सारे एक्सरसाइज स्ट्रेचिंग का आर्चरी का पर्टिकुलर है, लेकिन समय नहीं मिलने की वजह से मैं छोटा करके मैं आपको पेश कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। तो मुझे आशा है कि आज का सेशन आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। और एक आर्चर के लिए, एक कोच के लिए, सभी लोग आर्ची में आर्ची का ट्रेनिंग लेके आर्ची सीखे। तो हम सब का कोशिश है हमारे नए यूटी में सारे डिस्ट्रिक्ट में, ले कारगिल डिस्ट्रिक्ट में हो, सारे आर्चरी हो,